नाउ लेट अस सी द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ये जो यहां ईएमएफ इंड्यूस होता है E1 एंड E2, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना इंड्यूस होता है ये देखते हैं हम लोग एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, है ना। इट्स कॉल्ड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब मान के चलो लेट अस कंसीडर लेट फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, है ना। ये क्या है, लेट फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो कोर में फ्लक्स सेटअप होगा वो कितना है, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है। ये क्या है, लेट्स द कोर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज एफ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ। तो जो एफ है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N1, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू N2। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज है। मान के चलो फ्लक्स जो है फाई है, तो वो फाई एम साइन ओमेगा टी सेटअप हो रहा है। ये क्या है, सप्लाई किसमें है, ये हर्ट्ज में, और N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं और N2 नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हैं। मान के चलो ये इतना चीज दिया भी हुआ है यहां पे ना। देन अकॉर्डिंग टू फ्राडेज के अकॉर्डिंग, यानी फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना होता है, N डी फाई बाई डी टी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होता है, N डी फाई बाई डी टी। ये ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्राडेज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E, वो किसके बराबर होता है, N डी फाई बाई डी टी के। नाउ लेट्स कम टू ओके, तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। पहले जनरलाइज इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जैन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में जाएंगे। दिस बिकम इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है N वैसे ही रहने दीजिए, जब प्राइमरी सेकेंडरी को अलग अलग किया जाएगा तो हम लोग उसको N1 N2 लिख लेंगे। N हो गया वहीं पे, मल्टीप्लाई बाई डी, फाई का वैल्यू कितना है, फाई एम साइन ओमेगा टी, डी टी। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स आपके पास था वो कितना था, फाई एम साइन ओमेगा टी, हमने पुट कर दिया। फाई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो पिक वैल्यू और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो n इंटू फाई एम हमने बाहर कर दिया, तो क्या बच गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। दिस बिकम इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू फाई एम इंटू एन, उल्टा कर दिया है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी, चेन रूल से जाओगे ओमेगा से मल्टीप्लाई, कैसे हुआ सर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये चेन रूल लगा दोगे ओमेगा टी है तो मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करते हैं हम, इट बिकम इक्वल टू E इज इक्वल टू ओमेगा टाइम फाई एम इंटू एन इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट, सिंस ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, कितना होता है, 2 पाई एफ। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं क्या समझ, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई इंटू एफ। दिस सिंपल एज जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट बिकम इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू फाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है सर, तो जो यहां ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ये आया, और ये कौन सा ईएमएफ है, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जनरलाइज्ड है एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये E1 भी हो सकता है, ये E2 भी हो सकता है। अगर हम N1 पुट करते हैं तो ये E1 बन जाएगा, अगर हम N2 पुट करते हैं तो ये E2 बन जाएगा, दैट्स इट। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये है यहां पे जो समझना हमें, वो ये है कि बेटा जो मेरे पास फ्लक्स था वो साइन ओमेगा टी था, और जो इंड्यूस ईएमएफ है ये कॉस ओमेगा टी है। मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ लीड करता है, कॉस लीड करता है साइन को, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है ये लीड करेगा
फ्लक्स को बाय एंगल 90 डिग्री। यहां से क्या दिख रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लीड करेगा फ्लक्स को बाय एंगल 90 डिग्री। इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहते हैं। ये जो ईएमएफ होता है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? अब देखो इसमें ये जो वैल्यू है, ये वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है ये क्या है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। ये ईएम क्या है, मैक्सिमम वोल्ट। ये नहीं होता है फाइव जैसा वहां पे ईएम, तो ईएम क्या है, ये पूरा वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएम किसके बराबर है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इतना वोल्ट, ये वोल्ट है सारे, इतना वोल्ट। नाउ अब हमको अगर आरएमएस निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम को बाई रूट 2 कर देते हैं। इसलिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस ले लेते हैं हम। ई आरएमएस किसके बराबर हो जाएगा, ई आरएमएस जो मैक्सिमम बाई रूट 2, मैक्सिमम बाई रूट 2, दिस बिकम इक्वल टू, ये कितना है 2 पाई इंटू एफ इंटू मैक्सिमम फ्लक्स फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई रूट 2। ये कैंसिल हो गया, रूट 2 से 2 बच गया, रूट 2 पाई, पाई अलग है बेटा याद रखना, रूट 2 पाई एफ इंटू फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या मिला हमको, ई आरएमएस मिल गया, ई आरएमएस मिल गया। आरएमएस वैल्यू कितना हो गया ये। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो आप क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यूज ही मानते हैं, निकालते भी हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ऑल्सो इज इक्वल टू, अब मान के चलो हम प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, ये तो जनरलाइज वैल्यू हो गया। तो ये ना रूट 2 पाई को बेटा किसी किसी बुक में, और इसी को किसी किसी बुक में ई आरएमएस इज इक्वल टू रूट 2 पाई को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 4.44। जब कैलकुलेट करोगे तो 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखा है, तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। दिस वोल्ट ना, तो ये हमारे पास वोल्टेज मिल गया। अब आते हैं प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तो जनरलाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ। प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, E1 है, तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस वाला E1 किसके बराबर होगा, बस N1 पुट कर दो यहां पे, तो हो जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N1, दिस मच वोल्ट। ये हो गया प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड द लास्ट सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे, E2 इज इक्वल टू अगेन 4.44 इंटू एफ इंटू मैक्सिमम फ्लक्स फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N2, दैट्स इट। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज मिल गए, इतना वोल्ट, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां जो वोल्टेज आपको दिखता है E1 एंड E2, ये कितना होता है, ये होता है 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, यहां पे यहां का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये N1 है, यहां का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, ठीक है। तो N1 is to N2 है। तो यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो दिस मच, एंड यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो दिस मच। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। बाकी सब वैल्यू सेम है, 4.44 एफ इंटू फाइव एम, 4.44 एफ इंटू फाइव एम, चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। वाइंडिंग हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग द मोर वोल्टेज, एंड जो नंबर जिसके पास कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उसमें लेस वोल्टेज होते हैं। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले ये वीडियो पॉज करेंगे, ये बोर्ड आप कॉपी करेंगे, क्लियर। ओके, तो हमारे पास तीन वैल्यूज अभी मिले। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 2 पाई एफ इंटू फाइव एम इंटू एन इंटू कॉस ओमेगा टी। एंड आपके पास प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आरएमएस वैल्यू है, कितना मिला आपको, 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N1, एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N2, ठीक। अब एक बात देखो, अगर मान के चलो इफ हम लेंज लॉ के साथ ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं, इफ
ईएमएफ इक्वेशन विथ लेंज लॉ। तो अगर हम विथ लेंज लॉ जाते हैं, विथ लेंज लॉ, लेंज लॉ के साथ ईएमएफ का इक्वेशन लिखते हो तो कितना होता है, ईएमएफ इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये कहानी है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर बेटा अगर तुम माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखोगे तो जो यहां इंड्यूस ईएमएफ आएगा, पहले क्या लिए थे तुम, एन डी फाई बाई डी टी, तो जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कितना हो जाएगा, इट बिकम इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कॉस ओमेगा टी एज यूजुअल रहेगा। यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। अब ये अंतर करेगा, ये माइनस साइन अंतर करेगा और इसकी मीनिंग भी हमें समझनी है। तो अगर हम विथ लेंज लॉ जाते हैं तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो माइनस एन डी फाई बाई डी टी आता है और ईएमएफ के इक्वेशन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर इसको देखोगे तो कॉस है माइनस, ये कॉस क्या करता है, लीड करता है, माइनस को क्या करेगा, लैग करेगा। मीनिंग ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है अगर आप विदाउट लेंज लॉ ले रहे हो तो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। समझने वाली बात, अच्छा कांसेप्ट है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है अगर आप विदाउट लेंज लॉ ले रहे हो, विदाउट लेंज लॉ है, लेंज लॉ इसमें नहीं लगाया गया, तो क्या है, ये आपका लीड कर रहा है। अगर विथ लेंज लॉ जाते हो तो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर कॉस लीड करेगा तो माइनस कॉस लैग करेगा। इसका ये क्या मतलब सर, हम कब कौन लेंगे, हमको तो पता है सर ये अच्छा होता है, ये सही होता है, ये गलत है, नहीं दोनों ही सही है, तो फिर कौन सा लेंगे हम। अगर हम ये लेते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ लीड कर रहा है, अगर ये लेते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ लैग कर रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, लीड लेंगे कि लैग लेंगे। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे मान के चलो तुमको ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, इस तरह से सर्किट डायग्राम इस तरह से दिया गया है, या फिर वाइंडिंग का ओरिएंटेशन दिया गया है जैसे हमने यहां पे बनाया था, जो स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाया था उस वाइंडिंग में सारे के सारे पोलैरिटी मेंशन्ड है और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मेंशन है। आई एम रिपीटिंग, सारे के सारे पोलैरिटी मेंशन है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मेंशन है। इसमें भी क्या है, जो भी पोलैरिटी मेंशन है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मेंशन है। करंट इंटर्स टू द डॉट, लिव टू द डॉट, ये क्या है, ये लेंज लॉ ही तो है। यानी कहने का मतलब इफ द लेंज लॉ इज ऑलरेडी अप्लाइड इन द सर्किट, या फिर आपको जो सिमेट्रिक डायग्राम है, इफ द लेंज लॉ इज ऑलरेडी अप्लाइड, अगर यहां लेंज लॉ ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया तो दोबारा लेंज लॉ नहीं लगाओगे, तब दोबारा लेंज लॉ नहीं लगाओगे। और इस सर्किट के लिए ईएमएफ है ये परफेक्ट है, ये सही है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ लीड करेगा फ्लक्स को बाय एंगल 90 डिग्री। आई होप कि क्लियर हुआ सर। तब ये कब लगाओगे, लैग कब कराओगे, ये होगा अगर बेटा यहां पे पोलैरिटी नहीं दिया होता। ये ध्यान देना, अगर यहां पे कोई भी पोलैरिटी मेंशन नहीं होता, ये डॉट भी पोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ये कोई भी पोलैरिटी यहां मेंशन नहीं होता, केवल इस तरह लिखा होता है यहां का वोल्टेज V1 है, ये E1 है, ये V2 है और ये E2 है, इस तरह की बात लिखी होती। यहां का वोल्टेज V1 है, इस तरह से लिखा होता, ये E1 है, ठीक ना, ये E2 है और यहां V2 है, कोई भी पोलैरिटी मेंशन नहीं होता। या फिर अगर मेंशन होता भी तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब उसके उल्टा होता। देन द इंड्यूस ईएमएफ विल लैग द फ्लक्स बाय एंगल 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है, तब आपको अगर आपने यहां लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं लगाया है, ईएमएफ आपने लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, तो आप तो लेंज लॉ लगाओगे ना यहां पे। यानी कहने का मतलब लेंज लॉ तो एक ही जगह लगेगा ना, या तो तुम सर्किट में लगा दो या फिर इक्वेशन में लगा दो, या तो तुम सर्किट में लगा दो या इक्वेशन में लगा दो। अगर आपने सर्किट में लेंज लॉ लगा दिया, इक्वेशन में नहीं लगाओगे, दोनों जगह लगाओगे तो लेंज लॉ हट जाएगा। एक्चुअली माइनस का माइनस करोगे वो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने पोलैरिटी सर्किट में किसके अकॉर्डिंग दिया है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिया है, देन इंड्यूस ईएमएफ विल लीड द फ्लक्स बाय एंगल 90 डिग्री, क्योंकि फ्लक्स साइन है और एक कोसाइन है। अगर आपका सर्किट में लेंज लॉ नहीं लगाया गया है, उसकी पोलैरिटी नहीं मेंशन है, या जो मेंशन है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मेंशन्ड है, then the induced EMF will lag the flux by angle 90 degree। और ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कहीं देखोगे तो लैग दिखाएगा, कहीं देखोगे लीड दिखाएगा। इट इज द कॉज व्हाई बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, लैग भी लीड भी। क्लियर हो गया चीज। तो पहले पॉइंट लिखोगे, इफ पॉइंट लिखना, इफ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, if the polarity of induced EMF is shown in a circuit according to Lenz law,
if polarity of induced EMF is shown in a circuit according to Lenz's law, then induced EMF lead the flux, then induced EMF lead the flux by angle 90 degree. Then induced EMF lead the flux by angle 90 degree. Next point, if polarity of induced EMF is not mentioned, comma, or mentioned opposite to Lenz's law, then induced EMF lag the flux by angle 90 degree. Then induced EMF lag the flux by angle 90 degree. ये बात क्लियर हुआ ना? एक चीज और, अब देखिए हमें E1 मिला है, तो आप क्या करिए ना बेटा, E1 बटा N1 निकाल लीजिए जरा सा। कितना आएगा यहां से? E1 बटा N1 कितना आएगा? ये आएगा सर 4.44 F इंटू फाइव। ओके, आप E2 बटा N2 निकाल लीजिए। कितना आएगा? 4.44 इंटू F इंटू फाइव। यानी कहने का मतलब यह है, दिस इंप्लाइज E1 बटा N1 बराबर होता है E2 बटा N2 के। इसको बोलते हैं पर टर्न EMF। क्या बोलोगे? EMF डिवाइड बाय टर्न, तो ये क्या हो जाएगा? पर टर्न EMF इतना वोल्ट्स। इसको क्या बोलोगे? पर टर्न EMF। तो जो पर टर्न EMF होता है वो सेम होता है, इट इज कॉल्ड पर टर्न्स EMF। तो पर टर्न्स EMF कितना होगा? सेम होता है। तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड एक टर्न का EMF ना सेम होगा, यानी कि यहां पे एक टर्न है तो जितना EMF होगा उतना ही EMF यहां पे भी होगा। अब तुम जितना ज्यादा टर्न्स बनाओगे उतना ज्यादा EMF होगा। एक टर्न का EMF दोनों तरफ बराबर है, ये नहीं कि प्राइमरी में एक टर्न में EMF कम है, दूसरा और सेकेंडरी में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर टर्न EMF इज ऑलवेज सेम, क्योंकि सेम फ्लक्स से ना EMF बनता है। अगर सेम फ्लक्स से बन रहा है तो पर टर्न EMF तो सेम होगा। तो पर टर्न EMF इज ऑलवेज सेम, देख रहे हो यहां पे, यानी कि पर टर्न EMF इज ऑलवेज सेम। तो आप क्या लिखोगे? ये बोर्ड पे कॉपी करोगे, ये जो है पर टर्न EMF, दिस इंप्लाइज पर टर्न EMF इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ वाइंडिंग। तो वाइंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, पर टर्न EMF ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके बोर्ड कॉपी करो। नाउ वी हैव पर टर्न EMF सेम, यानी कि हमारे पास क्या है? सेंस E1 बटा N1 इक्वल टू है E2 बटा N2। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा हमें? E1 बटा E2, इसको इधर भेज दो, दिस इंप्लाइज N1 बटा N2। ठीक है बेटा, यहां तक ओके। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल लो? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, बाय MMF बाइलेंसिंग, ये क्या होता है सर? ये कौन सा लॉजिक है? ये MMF बाइलेंसिंग। अब समझना, यहां से तुम ये देखे थे बेटा कि जितना इधर करंट फ्लो करेगा उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू इधर फ्लो करेगा। यानी कि जितना ये MF, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो जितना ये MF बनाएगा, क्योंकि जितना ये फ्लक्स बनाएगा उतना ही इधर से वो करंट लेके फ्लक्स बनाएगा। नो लोड करंट तो जीरो है, यानी कि ये जो करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। मीनिंग ये है कि जितना MMF ये बनाएगा उतना ही MF ही बनाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स ये बनाता है उतना ही फ्लक्स ये भी बनाता है। जानते हो, अगर इधर फ्लक्स कम बनेगा इधर फ्लक्स कम बनता है, इधर फ्लक्स ज्यादा बनेगा इधर फ्लक्स ज्यादा बनता है। इसको बोलते हैं MMF बैलेंसिंग। सिंस इसके फ्लक्स बराबर होते हैं, अपोजिट होते हैं, बराबर होते हैं, हेंस वी कैन से दैट बाय MMF बैलेंसिंग N1 इंटू I1, MF का फॉर्मूला क्या होता है? इंटू I इज इक्वल टू इंटू I2। ये दोनों बराबर होंगे,
N1 इंटू I2 यानी कि प्राइमरी उतना ही फ्लक्स बनाएगा जितना कि सेकेंडरी बनाता है, क्योंकि दोनों के फ्लक्स बराबर होते हैं तो M में भी बराबर होंगे। तो I1 N1 इंटू I1 इज इक्वल टू N2 इंटू I2। अगर यहां से थोड़ा सा आप रीअरेंज करो तो कितना मिलेगा आपको, N1 बटा N2, इसको इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू I2 बटा I1। उल्टा मिलेगा, ये E1 बटा E2 था, यहां उल्टा है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हो कि E1 बटा E2, E1 बटा E2 बाय डिफॉल्ट E1 और V1 यहां बराबर है, बाय डिफॉल्ट E1 एंड V1 यहां बराबर है, इज ऑल्सो इक्वल टू V1 बटा V2, इज ऑल्सो इक्वल टू V1 बटा V2, इज ऑल्सो इक्वल टू I2 बटा I1। देख रहे हो, ये N1 N2 बराबर है तो I2 बटा I1 हो जाएगा ना यहाँ पे, इज ऑल्सो इज इक्वल टू N1 बटा N2 इज कॉल्ड ए, दैट इज द टर्न्स रेशियो, इज कॉल्ड ए टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं टर्न्स रेशियो, और ए को क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन मिला E1 बटा E2 डिवाइड बाई इक्वल टू V1 बटा V2 इज इक्वल टू I2 बटा I1 इज इक्वल टू ए टर्न्स रेशियो। अब देखो बेटा, ये जो ए हमने लिखा है ये किसी किसी बुक में N लिखा होता है, किसी किसी बुक में K लिखा होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। किसी किसी बुक में N2 बटा N1 को टर्न्स रेशियो कहा जाता है, किसी किसी बुक में N1 बटा N2 को। तो आपको जो बुक पढ़ेंगे उसमें अलग अलग मिलेगा, कहीं N दिखेगा, कहीं K दिखेगा, कहीं A दिखेगा। तो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो N1 बटा N2 को टर्न्स रेशियो A बोलेंगे। ठीक है, यहां तक ये समझ लेना बात। कहीं पे N1 बटा N2 को टर्न्स रेशियो बोला होता है, रिप्रेजेंट K से करता है, कहीं N2 बटा N1 को टर्न्स रेशियो बोला होता है, रिप्रेजेंट A से करता है। तो कभी कुछ भी हो सकता है, N1 बटा N2, N2 बटा N1 टर्न्स रेशियो फिक्स नहीं होता। ये हर एक बुक में हर एक ऑथर अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए हम लोग जो यूज करने वाले N1 बटा N2 को टर्न्स रेशियो A बोलने वाले हैं। इतना बात क्लियर होना चाहिए ना। नेक्स्ट, बट दो टर्म ना फिक्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हो गया टर्न्स रेशियो, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। अब देखो, सुनना यहां से, टर्न्स रेशियो, नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। लेट इट बी के से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन किसी से भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है वो ऑलवेज एक से बड़ा होता है। मतलब ये रेशियो किसका होगा, हाई वोल्टेज बटा लो वोल्टेज का। ये ऑलवेज फिक्स होता है, ये किससे बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो एक से बड़ा होता है, और ये ऑलवेज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज का रेशियो होता है। तो दूसरा रेशियो ये होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, और एक और यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, इट इज ऑलवेज E2 बाई E1, इट इज ऑलवेज E2 बाई E1, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज। ये एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास तीन टर्म होते हैं। टर्न्स रेशियो फिक्स नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका E2 बाई E1 होता है, एंड ट्रांसफॉर्मर रेशियो H1 बाई HV बाई LV होता है। ये फिक्स है कि एक से बड़ा होता है। इतने बात आपको ध्यान रखने हैं। किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा आपको कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज दिस या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज दिस। पहली बात। दूसरी, अब यहां पे देखो, इस इक्वेशन में आते हो जरा सा, इस इक्वेशन में आते हैं जरा सा। इफ N1 is greater than N2, if N1 is greater than N2, this implies अगर N1 का वैल्यू N2 से बड़ा है, N1 का वैल्यू N2 से बड़ा है, इसका मतलब यह होगा कि E1 का वैल्यू बड़ा होगा E2 से। हाँ, E1 का वैल्यू बड़ा होगा E2। ओके, जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां पे आपका वोल्टेज बड़ा होगा। इसका मतलब यह होता है कि जो करंट होगा I1 वो छोटा होगा I2 से। ये उल्टा चलता है बेटा, ये उल्टा चलता है। N1 बड़ा है, I2 बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा, N1 बड़ा है, E1 बड़ा होगा, I2 बड़ा होगा, N2 छोटा है, I1 छोटा होगा, E2 छोटा होगा। एंड दिस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दिस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड ए स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि जो वोल्टेज है प्राइमरी का उससे कम होके वोल्टेज मिल रहा है। ऑलवेज ये स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन जो है यहां पे वोल्टेज को लेके किया जाता है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी का वोल्टेज कम है, कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ नेक्स्ट, इफ N1 इज लेस देन N2, अगर N1 छोटा होगा N2 से, दिस इंप्लाइज E1 विल बी लेस देन E2, मतलब E2 बड़ा होगा। मीनिंग इज दैट, अब देख रहे हैं यहां से, अगर E2 बड़ा होगा तो I1 बड़ा होगा। मीनिंग इज दैट I1 इज ग्रेटर देन I2। ये उल्टा होता है, जब वोल्टेज बड़ा होगा करंट कम होगा डेफिनेटली। तो इसको क्या बोलोगे आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है, E2 का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, अब जितना दे रहे हो उससे ज्यादा होकर दे रहा है, कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से देखो तो, नाउ सिंस, अब यहां पे देखिएगा, अब V1 में ले रहे हैं, V1 इंटू I1 बराबर होगा V2 इंटू I2 के, डेफिनेटली सिंस V1 इंटू I1 बराबर होगा V2 इंटू I2 के। यहां पे देख लो, V1 इंटू I1 बराबर होगा V2 इंटू I2 के। हाँ सर, अच्छा, दिस इंप्लाइज V1 इंटू I1 का कंजुगेट बराबर होगा V2 इंटू I2 के कंजुगेट का। डेफिनेटली ये आरएमएस वैल्यू है, कंजुगेट से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये कंजुगेट करोगे तो इधर भी कंजुगेट कर दो, बात एक ही हो गया। मीनिंग ये है, यहां देखोगे S1 बराबर S2। S1 क्या है सर, एपरेंट पावर। S1 क्या, एपरेंट पावर, यानी कि ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग सेम होती है, इसको केवीए भी कहा जाता है, आगे पता चलेगा। केवीए वोल्ट एम्पेयर रेटिंग, एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पेयर। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पेयर। इसको KVA1 केवीए किलो वोल्ट एम्पेयर भी कहा जाता है। दिस इंप्लाइज KVA1 इज इक्वल टू KVA2, यानी कि जो केवीए रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो सेम होता है, या यूं बोले तो आउटपुट जो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का वो सेम होता है, यानी कि ये कोई भी पावर में एम्प्लीफिकेशन नहीं करता, हेंस इट इज कॉल्ड अ पैसिव एलिमेंट और पैसिव डिवाइस। देख रहे हो, जितना पावर प्राइमरी में है उतना ही पावर सेकेंडरी में है, इवन इट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, दैट्स व्हाई। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पैसिव एलिमेंट कहते हैं। अब क्लियर हुआ? तो जो केवीए रेटिंग होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का दोनों सेम होता है, यानी कि जो पावर रेटिंग होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का वो सेम होता है। तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी करोगे और लिखोगे पॉइंट। सिंस पावर रेटिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज सेम, since power rating of primary and secondary is same, hence it is called a passive device, hence it is called a passive device। और ये लाइन जो है पहला क्लास इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि इसको पैसिव डिवाइस कहा जाता है। अभी जाकर क्लियर हुआ कि इसको पैसिव डिवाइस हम क्यों कहते हैं। क्लियर?